Welcome to Dr. Ganta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्पाइनल कॉर्ड के इंजरी के कारण पैराप्लेजिया यानी छाती के नीचे का भाग पैरालिसिस हो जाता है और अगर उसमें कोई खामी रह गई तो हमें ज़िंदगी भर फिजियोथेरापी भी करनी पड़ती है और उसके साथ में रिहेबिलिटेशन यानी सिर्फ फिजियोथेरापी ही करते नहीं रहना है, हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इसलिए ज़रूरी पड़े तो हमारे घर में, बाथरूम में, हर जगह पे हमें व्यवस्था करनी पड़ती है और उसकी व्यवस्था के साथ में हम हमारी ज़िंदगी या जो भी पैराप्लेजिक पेशेंट है वो अपनी ज़िंदगी पूरी अच्छी तरह से जी सकता है। और वो व्यवस्थाएं क्या क्या करनी है, फिजियोथेरापी में क्या क्या करना है, वो दिखाने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर सुशांत गांधी, फिजियोथेरापिस्ट, न्यूरोलॉजी। Hello, I'm a Dr. Sushant Gandhi. I'm a neurophysiotherapist. Today I'm going to teach you some basic principles and basic exercises for spinal cord injury patients. मेजोरिटी पेशेंट जो भी ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकलते हैं उनको स्टार्टिंग के फेज़ में इमोबिलाइजेशन देते हैं। 3 वीक तक उनको बेड पे ही रहना है, ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज अलाउड नहीं होती है, मूवमेंट ज़्यादा अलाउड नहीं होती है। तो वो समय उन लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि भाई बेड सोर ना डेवलप हो। इसके लिए उनको बॉडी का पोजीशन बेड के अंदर ही टर्न करते रहना पड़ेगा और एयर बेड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रेशर सोर डेवलप ना हो। दूसरी जो चीज़ रहती है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि आप बहुत समय तक 3 हफ्ते तक पूरा बेड में रहोगे तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न पूरा वीक पड़ जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो समय करो। इन हाउस आपको डॉक्टर्स आपको वहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करवाएंगे कि भाई वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके बॉडी में थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी और आपका हीलिंग प्रोसेस जो रहेगा वो थोड़ा स्पीड में रहेगा। और तीसरा रहेगा कि आपको इन बिटवीन आपको मसल्स में टाइटनेस डेवलप ना हो, तो उसके लिए आपको पैसिव मूवमेंट करवानी पड़ेगी। जो फिजियोथेरापिस्ट आएंगे आपको थोड़ी पैसिव मूवमेंट्स करवाएंगे और थोड़ा स्ट्रेचिंग करवाएंगे, मामूली से हल्का सा स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, जिससे आपके मसल्स कभी भी टाइट ना हो। अभी जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो फिर आपको घर पे एक्सरसाइज के लिए बोला जाएगा कि भाई फिजियोथेरापिस्ट को घर पे बुला के आपको फिजियोथेरापी करवानी है। जब आपको डिस्चार्ज दे देते हैं हॉस्पिटल में से, तो उसके बाद घर पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आपको मालूम होना चाहिए। मेजॉरिटी पेशेंट्स अपने घर पे फिजियोथेरापिस्ट को बुलाते ही है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपको फिजियोथेरापिस्ट के अलावा भी आपको खुद से घर पे करते रहना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट लोगों को टाइटनेस डेवलप होती है, स्पास्टिसिटी डेवलप होती है, तो आपको वो प्रिवेंट करनी है तो क्या करना चाहिए? भाई उसके लिए सबसे बेस्ट एक पोजीशन जो रहती है वो है डक पोजीशन। अपने इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि इंडियन स्टाइल टॉयलेट पोजीशन। ये पोजीशन में रहने से आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि इससे आपके काफ मसल्स टाइट नहीं होंगे और हर एक जॉइंट के ऊपर जोर पड़ता रहेगा, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन डेवलप रहता रहेगा। तो जो पैरों के अंदर जो ब्लड कम हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद, पैर सूखने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई पैर सूखने लगे, ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो उसकी वजह से आपको फ्रैक्चर्स होने के चांसेस है, वो सब रहता है। अभी ये पोजीशन में आप रहोगे तो आपको इससे इतना फ़ायदा रहेगा कि पैरों में सर्कुलेशन बना रहेगा। अभी इसके लिए भी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब डॉक्टर आपको परमिट करे कि हाँ अपनी आप स्पाइन को मूव करो और थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा करके आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो, जोर लगा के एक्सरसाइज कर लो, जब आपके स्पाइन सर्जन आपको परमिट करे उसके बाद ही बाकी की सब एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक सिंपल एक पोजीशन है जो आपके घर वाले भी आपको करवाने में हेल्प कर सकते हैं। फिजियोथेरापिस्ट तो डेफिनेटली करवाएंगे, बट आपको ये चीज़ अपने खुद से भी करना है। अभी ये पोजीशन में आपको कितना रहना है, तो आप ऐसा समझ के चलिए कि 20 या 24 आवर्स में से आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर इन अ डे ये पोजीशन में रहना है। अभी ये पोजीशन में रहने से आपको दूसरा फ़ायदा ये भी रहेगा कि जो आपको टॉयलेट का प्रॉब्लम रहेगा या यूरिन का जो प्रॉब्लम रहता है उसमें भी आपको काफ़ी बेटर रहेगा। जो आपको डॉक्टर्स देते हैं कि सपोजिटरीज देने पड़ते हैं कि जो पेट साफ़ करें, तो उसकी जगह पर आप ये पोजीशन में भी बैठोगे डेली तो आपको वो मोशन ईजिली हो जाएगा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर देखने जाए तो मेजोरिटी मसल्स, जो भी मेजोरिटी पेशेंट्स रहते हैं उनकी कमर के मसल्स बहुत ही वीक पड़ जाते हैं। अभी कमर के मसल्स के लिए क्या करना है, तो उसके अंदर ये बॉल वाली एक्सरसाइजेज जो भी है आपको बहुत ही फ़ायदा करेगी। बॉल वाली एक्सरसाइज में ये बॉल के ऊपर बैठ के बॉडी को आगे पीछे करना है। दूसरी जो एक एक्सरसाइज है इसके अंदर बॉडी को क्रॉस टू क्रॉस लेके जाना है। और तीसरी एक्सरसाइज के अंदर आपको बॉल के ऊपर बाउंसिंग करना है। ये सब एक्सरसाइज आपको हाफ एन आवर तक करनी है। तो आपको इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपके बैक का जो कंट्रोल आपका लूज़ हुआ है तो डेफिनेटली वो वापस आ जाता है।
ये एक्सरसाइज का दूसरा बेनिफिट ये रहेगा, आपका जो ब्लैडर का कंट्रोल भी लैक करता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर, तो ये आपको ब्लैडर के कंट्रोल में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाउंसिंग की वजह से, बॉल के ऊपर बाउंसिंग वाली जो एक्सरसाइज रहेगी उसकी वजह से आपका जो इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर जो आपका फूड पार्टिकल्स रहता है जो आगे नहीं बढ़ता है, जो मूवमेंट होना चाहिए आंत की, जो आंत की मूवमेंट नॉर्मल नहीं होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद, तो ये सब एक्सरसाइज करने के बाद वो मूवमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो आपको मोशन में भी बहुत कम दिक्कत होगी। ये एक्सरसाइज के अंदर बॉल पे आपको क्रॉस में जाना है, इसकी वजह से आपके कमर के साइड वाले मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। ये चीज़ आपको करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसके अंदर अपने आप से कुछ भी नहीं करना है। फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन रहते हैं, उनको मालूम है कितना करना है, कि कौन सी डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना है, ये सब फिजियोथेरेपिस्ट लोगों को मालूम रहता है। ये जो भी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ही पेशेंट है, उसको D6 लेवल पे इंजरी है, उसको ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं क्योंकि उसके साथ में एक हेल्पर है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे भी मालूम है कितने एंगल में जाना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप से करने का, या घर के फैमिली मेम्बर्स जो भी रहेंगे उनके साथ करना ही नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट ही करवाएंगे आपको ये एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको घुटने के ऊपर खड़े रहना है। घुटनों के ऊपर खड़े रह के आपका कमर का भाग आगे रखिए, और इसकी वजह से आपके जो पेट के मसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगे, लेग के मसल्स जो है, थाइस के मसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगे। दूसरा ये कि बॉडी का वेट आपका पूरा थाइस पे और नीस पे जा रहा है, तो वेट आने की वजह से आपका वहाँ पे सर्कुलेशन बना रहेगा, और आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस जो बोला जाता है वो नहीं होगा। ये एक एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही सही है। ये चीज़ करने में आपको फैमिली मेम्बर्स हेल्प करेंगे तो चलेगा। ये जो भी मैंने आपको बताया कि बाउंसिंग एक्सरसाइज, ये बाउंसिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी रहती है। मेजॉरिटी पेशेंट में इनिशियल स्टेज में आप इतना नहीं कर पाओगे। ये पेशेंट पिछले 6 महीने से कर रहा है, इसकी वजह से उसको प्रैक्टिस है, बट आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपसे जितना होता है उतना करिए, और बैक साइड पे कोई ना कोई मेंबर्स को रखो, आप गिर ना जाओ उसके लिए। ओके, अभी ये है आपका डॉग वॉक। डॉग पोजीशन में आपको वॉक करना है। ये इसकी वजह से क्या होगा, आपके हिप के अराउंड के मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको आगे जाके जब चलना हो या खड़े होना हो तो उसके अंदर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ ये कि आपका टाइटनेस भी रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ये एक्सरसाइज है बटक वॉक। ये एक्सरसाइज करने से आपको ये फ़ायदा होगा, कमर का नीचे का जो भाग रहता है, जिसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स को वीकनेस रहती ही है, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आप पेशेंट खुद सोचे कि मैं सहज तो कुछ तो कर लूँ, तो ये एक एक्सरसाइज ऐसी कि जी आप खुद से कर पाओगे, इसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका इनिशियल स्टेज का थोड़ा बैक का कंट्रोल आ गया, इसके बाद ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका ट्रंक का कंट्रोल, जो हिप और लोअर बैक का जो एरिया बोला जाता है, वो एरिया का कंट्रोल बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो सकता है ये एक्सरसाइज से। एक एक्सरसाइज है नमाज पोजीशन में बैठ के आपको सामने बॉल मारना है। अभी ये एक्सरसाइज करने में भी वही सेम प्रिंसिपल है कि आपके लोअर बैक के मसल्स और अपर बैक के मसल्स स्ट्रेंथन हो, और बॉल इसीलिए मारना है कि आपको कॉन्स्टेंटली चैलेंज आता रहे, और आप कॉन्शियस होके पोजीशन मेंटेन करने के लिए ध्यान ना दो, और आप जैसे ही बॉल मारोगे आपका बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के लिए काम करेगा। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होते जा रहे हो, जैसे आपका ट्रंक का कंट्रोल इंप्रूव हो चुका है, और अभी ऐसा होता है कि भाई ट्रंक के बाद आपको थाइस का कंट्रोल लाना है, हिप्स का कंट्रोल लाना है, तो ये नीलिंग पोजीशन है, सादी वाली नीलिंग पोजीशन। घुटनों के ऊपर खड़े रहना है, घुटनों के ऊपर खड़े रह के सिर्फ आपको दीवार पे बॉल मारते रहना है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके थाइस के ऊपर और नीज की जो भी बाकी के मसल्स है उसके अंदर आपका चैलेंज आता रहेगा। अभी ये सब आपको मैंने जो बेसिक एक्सरसाइजेस बताई है, आप ये करोगे तो उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। न्यूरो फिजियोथेरेपी में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि जिसके अंदर लोग मानते हैं कि भाई जितना जल्दी खड़ा हो जाए उतना अच्छा रहेगा, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका कमर का कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आपका खड़ा रहना अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि फिजियोथेरेपी के अंदर एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि आपको खड़े रहने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसा मानते हैं कि भाई हमें ये इंजरी हुई है, डॉक्टर्स ने बोला कि रिकवरी आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। नो डाउट आएगा, बट कभी कभी जल्दबाजी करने में जब आप स्प्लिंट पहन के खड़े होने का ट्राई करते हो या चलने का ट्राई करते हो, तो आपका पैर अभी तक जो रेडी हुआ ही नहीं है, कमर जो अभी तक रेडी ही नहीं है बॉडी का बैलेंस करने के लिए, तो आप उससे काम करवाओगे तो वो टाइटनेस क्रिएट करेगा, पैरों को टाइट करता रहेगा। तो पैरों को टाइट करने की वजह से क्या, वो फिर एक दूसरे को नज़दीक ला के रखेंगे, तो आप हिल भी नहीं पाओगे। तो वो टाइटनेस आपका एक स्टेज आपने डेवलप किया ही नहीं, उसके पहले आप दूसरा कुछ काम करने की ट्राई करो, उसकी वजह से टाइटनेस डेवलप हो रही है। तो बेटर है कि आप कुछ भी करके पहले ट्रंक कंट्रोल डेवलप करो, हिप का कंट्रोल डेवलप करो, फिर बाद में आप स्टैंडिंग पोजीशन का कुछ भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको बेटर रहेगा।
नॉर्मली जैसे खड़े रहते हैं तो खड़े रहने के लिए आपको बैक सपोर्ट चाहिए, या सामने वॉकर का सपोर्ट लेके आप खड़े रहोगे तो इतना टाइटनेस डेवलप नहीं होगा। बट आप जैसे ही कम सपोर्ट के साथ खड़े रहने का ट्राई करोगे या चलने का ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको टाइटनेस बढ़ेगा। और ये चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपका टाइटनेस बहुत ही ज़्यादा है तो समझ लो कि वो एक्सरसाइज आपके पैरों के लिए सही नहीं है, तो उसको थोड़े समय के लिए पॉज कर दो। पहले आप कमर का कंट्रोल और हिप का कंट्रोल डेवलप करो, डेफिनेटली उसके बाद आप वॉकिंग और स्टैंडिंग कर ही पाओगे। एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि कुछ पेशेंट्स जो रहते हैं वो अफोर्डिंग नहीं रहते हैं, जिनको फिजियोथेरेपी के लिए कोई चार्जेस जो रहते हैं उसमें आप वो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे, या फिर उनका डायपर्स का खर्चा रहता है, या फिर उन लोगों को कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए तो उनको मालूम नहीं रहता है। तो एक बॉम्बे के अंदर एक मीना फाउंडेशन करके एक ट्रस्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स को ये चीज़ों में हेल्प करता है। 9769680820। थैंक यू सुशांत भाई। तो पैराप्लेजिया हो भी गया, बी ए वेरी गुड फाइटर। उसमें से अगर बीमारी पकड़ में आ गई है पूरी अच्छी हो जाती है, वेल एंड गुड। नहीं होती है, फिजियोथेरापी के साथ में आप अपना एक एक स्टेप आगे लेते ही जाओ और अपना सब काम खुद करने की कोशिश करो। बहुत सारे पैराप्लेजिया हुए लोग हैं जो अपना सब कुछ खुद कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया में घूम भी रहे हैं। सो पैराप्लेजिया इज़ नॉट एकदम हैंडीकैप पकड़ के आप घर में बैठे मत रहो। बस एक ही चीज़ है, अगर खामी रह गई है तो फिजियोथेरापी स्ट्रेचिंग बंद मत करना। बंद करोगे तो वापस आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। थैंक यू।